हाँ जी, अपना आज का जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आज हमें जो पढ़ना है मेन रूप से केमिकल कम्बिनेशन क्यों होता है, यानी केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है और कितने प्रकार के केमिकल बॉन्ड होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है हमें। सबसे पहले हमें कॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, यानी केमिकल कम्बिनेशन होता क्या है और होता क्यों है। केमिकल कम्बिनेशन, अब केमिकल कम्बिनेशन क्यों होता है। नेचर का एक टेंडेंसी होती है कि नेचर में जो भी और ऑब्जेक्ट है वो हमेशा स्टेबल रहना चाहता है और उस स्टेबल रहने के लिए ही हर कोई काम करता है। कोई भी, चाहे जीव हो कोई व्यक्ति हो, हमेशा स्टेबल रहेंगे। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, कब तक पढ़ रहे हैं? जब तक आप स्टेबल नहीं होंगे। पढ़ लेंगे, कोई डिग्री मिल जाएगी, कई हमारी जॉब मिल जाएगा, हम शिफ्ट हो जाएंगे, फिर हम स्टेबल हो गए। तो स्टेबिलिटी पाने तक हर चीज़ एक्टिव रहती है। इसी तरह से जो हमारे एटम्स हैं वो भी स्टेबल होना चाहते हैं और स्टेबल होने के लिए क्या है कि हमने जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी कि पीरियोडिक टेबल में जो जीरो ग्रुप एलिमेंट हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स आर स्टेबल और उनको नोबल गैस कहा जाता है। तो प्रत्येक एलिमेंट अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हुए नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है और इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। द प्रिंसिपल ऑफ अटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंसी सेल is called of octet rule. The tendency of attaining maximum 8 electron in its valency cell is called octet rule. इन वैलेंसी सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने की जो टेंडेंसी है उसी को हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। जैसे सपोज करें सोडियम Na, एटॉमिक नंबर 11, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं 281। नाउ इन द वैलेंसी सेल ऑफ सोडियम देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन, सो बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन it gain the electronic configuration 28, which is the electronic configuration of neon, which is noble gas, that is stable electronic configuration. यदि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। और इसी के लिए हमारा केमिकल कम्बिनेशन होता है। जो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं वो इसी के लिए करते हैं कि इससे उनका नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट है लुईस सिंबल। लुईस सिंबल क्या है? द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंसी सेल are pointed out as dot or cross around the atom is known as Lewis symbol, such as सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 था, 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। इसका थर्ड सेल वैलेंसी सेल है, वैलेंसी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के अराउंड में 1 इलेक्ट्रॉन या तो डॉट से रखते हैं या क्रॉस से रखते हैं। तो डॉट और क्रॉस के द्वारा किसी एटम के अराउंड में चारों तरफ उसके वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना, ये कहलाता है लुईस सिंबल।
द कंपाउंड वो द कॉमन वैलेंसी। अब वैलेंसी कैसे निकालते हैं? एक तो हमारा ये सोडियम हो गया, दो और देते हैं, दो चार ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक प्रोपर्टी 2 और 6। अब बात आती है वैलेंसी की। वैलेंसी क्या है? लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। यहां पर वैलेंसी निकालेंगे कैसे हम? वहां पर तो वैलेंसी की डेफिनेशन पढ़ ली थी हमने। वैलेंसी निकालेंगे कैसे? वैलेंसी निकालने के लिए बहुत सिंपल, अगर हम लुईस सिंबल हमें पता है या लुईस सिंबल हम बना लेंगे आसानी से। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो लुईस सिंबल बना लेंगे। ऑक्सीजन का भी लुईस सिंबल बना लेते हैं। तो ऑक्सीजन का लुईस सिंबल क्या? वो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। नाउ वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंसी शेल, प्रेजेंट इन वैलेंसी शेल, और 8 माइनस number of electron present in the valence shell which is lower, that is valency। ऐसे कह सकते हैं कि लुईस सिंबल में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को शो हो रहे हैं वही वैलेंसी होती है, या उनको 8 में से घटाने पर प्राप्त होती है। अब इन दोनों में से जो कम है वही वैलेंसी है। या सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। दोनों में कम कौन है? 1। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। इसमें लेस कौन सा है? 2। इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। इन दोनों में से जो कम होगा, एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो, और दूसरा 8 में से माइनस करने पर, दोनों हमारे सामने होंगे। इसमें जो कम होगा वो वैलेंसी होगा। वैलेंसी तो वास्तव में दोनों ही है। सोडियम की वैलेंसी क्या तो 1 भी है और 7 भी है। यहाँ पर अंदर होता है प्लस माइनस का। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बैलेंसी है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही बैलेंसी है, ऐसे सोडियम में 1 था तो ये होती है वैलेंसी प्लस की, तो सोडियम की वैलेंसी होगी +1 और ये हो गई -7। ऐसे ही ऑक्सीजन की वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन थे वही वैलेंसी है, तो ये होगी +6 या -2। प्लस की 6 भी हो सकती है, माइनस की 2 भी, लेकिन ये रेयर केस में होती है कि दोनों वैलेंसियां हों। ठीक है, क्योंकि इसका +6 होने का मतलब है इसे 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, ये पॉसिबल नहीं होता। ऐसे इसमें -8 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करना, ये भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है 1-2 इलेक्ट्रॉन का होता है, ज़्यादा का नहीं होता। अब बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं आयोनिक बॉन्ड। सबसे पहला है हमारा आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या है? आयोनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स वाइड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा। जैसे Na281, इसका लुईस सिंबल है हमारा Na और एक सिंगल डॉट। Cl एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 287 Cl, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 electron in its valency shell. When Na combined with Cl, then 1 electron of Na transferred to the Cl. It means Na ने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है और Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। इससे क्या बना हमारा? Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस Cl नेगेटिव इज इक्वल टू NaCl। इट मीन्स
Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड बनना है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड बनता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड होता है। और इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं, द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाई आयोनिक बॉन्ड या द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाई द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड हमारे क्लियर हो गया होगा, आयोनिक बॉन्ड क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो आयोनिक बॉन्ड है ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है? तो पहला है लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ चुकी थी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस स्टेट ऑफ एटम। एटम की गैसियस स्टेट से और जो सबसे लूज इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की हमको रिक्वायरमेंट है, दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। यानी कि ऐसे यहाँ पर था कि Na से क्या बनाया, Na पॉजिटिव, Na से Na पॉजिटिव बना, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया इसमें, प्लस ए नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अब इस Na के कोई भी मेटल ले सकते हैं, कोई भी मेटल है हमारा, और मेटल से M पॉजिटिव बना और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया हमने। तो जो एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से रिमूव किया है, तो रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की हमें आवश्यकता है वही हमारी क्या थी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी। अब हमें यहाँ पर ये अब देख रहे थे कि Na से Na पॉजिटिव यहाँ भी बना था, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रिमूव हुआ था इसमें। तो Na से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कब होगा, तो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और आसानी से होगा तो उसके लिए कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी आयोनिक बॉन्ड उतनी ही स्ट्रांगली बनेगा। तो लो आयोनाइजेशन द मेटल विच हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हैव द टेंडेंसी टू ग्रेटर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। यानी आयोनिक बॉन्ड बनने की जो टेंडेंसी है उतनी ज़्यादा होगी जितनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। सेकंड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अपोजिट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि गैसियस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को एंटर कराने के लिए या एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए जितनी एनर्जी की हमको आवश्यकता है या जितनी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही और आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। यानी कि आयोनिक बॉन्ड बनने की जो टेंडेंसी है उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होने पर टेंडेंसी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होने पर ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हायर लैटिस एंथैल्पी। हायर द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी ग्रेटर विल बी द इजी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। यानी लैटिस एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आयोनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। लैटिस एंथैल्पी क्या, वो तोड़ना। नेक्स्ट हमारा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की जनरल प्रॉपर्टीज हैं, इसमें फिजिकल स्टेट है, सारे सॉलिड होते हैं मैक्सिमम, और अपोजिटली चार्ज से होते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड होता है, इसलिए उनको तोड़ना आसान नहीं होता। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए इनके चूंकि इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयोनिक बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई होते हैं। सॉल्युबिलिटी, ये वाटर में और पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनसॉल्युबल होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वो भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। सॉलिड स्टेट में होते हैं गुड कंडक्टर, और सॉलिड में नहीं तो फिर मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर होते हैं। इसके बाद हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट यहाँ पर क्या था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, और कोवेलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है,
कोवेलेंट बॉन्ड में है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे H2S बना है हमारा, इसमें क्या है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। इसमें क्या हुआ, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की और इन दोनों ने भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। शेयरिंग करने से क्या हुआ, अब इस हाइड्रोजन के पास पूरे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। हाइड्रोजन में एक ही सेल होती है, इसलिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना, डिप्लीट कंप्लीट होता है। ये ऑक्टेट रूल का और एक्सेप्शन है। तो हाइड्रोजन क्या आया, डिप्लीट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का डिप्लीट कंप्लीट हो गया। इस सल्फर के पास 2 4 5 6 7 8 पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो क्या बन गया, H सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड H, ये बन गया हमारा H2S। तो यहाँ पे क्या हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग हुई, जितने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन थे उतने सल्फर के इलेक्ट्रॉन थे। तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बनते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड, और 3 की शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होगा यहाँ पर। तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। और आयोनिक जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो आयोनिक बॉन्ड से और वीक होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से वीक होते हैं, इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते सामान्यतः, और नॉन पोलर यानी कि ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट है इसमें कोवेलेंट कंपाउंड में सॉलिड हो गए। कोवेलेंट कंपाउंड इज आल्सो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये हमारे जो होते हैं नॉन कंडक्टर होते हैं। मॉलिक्यूलर रिएक्शन करते हैं, क्योंकि इसमें रिएक्शन में मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, मॉलिक्यूल टूटते हैं, मॉलिक्यूल, इसलिए इसको रिएक्शन होती है मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। इसमें जो मॉलिक्यूल है उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है वो पुराना कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जब अटैच होता है तो नया कोवेलेंट बॉन्ड वहाँ पर फॉर्म होता है, लेकिन बनता कोवेलेंट बॉन्ड ही है। इसके बाद एक कुछ एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल है। इसमें कैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अभी हमने बता दिया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसका एक्सेप्शन है, कि इसमें एक ही सेल होती है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही आते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, कभी कभी इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। जैसे BeH2 एक कंपाउंड बनता है BeH2। अब बेरिलियम के वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, Be में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। यहाँ पर हाइड्रोजन का तो डिप्लीट कंप्लीट होता है दोनों का, लेकिन यहाँ पर देखें तो बेरिलियम में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, लेकिन ये कंपाउंड हमारा स्टेबल है। तो इस स्टेबल कंपाउंड इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर बी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी एक्सेप्शन है। यानी कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। ऐसे ही कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जैसे SF6। SF6 में क्या है, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे केवल, 1 2 3 4 5 6, और फ्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सारे फ्लोरीन तो 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट कर लिया ऑक्टेट ने। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो और इस फ्लोरीन 9 2 और 7 इलेक्ट्रॉन कौन भी, तो इसके बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के में, तो फ्लोरीन के बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर से इसने म्यूचुअल शेयरिंग कर ली। तब क्या हुआ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसलिए सारे फ्लोरीन जो होंगे 6 फ्लोरीन 6 इलेक्ट्रॉन इसके सल्फर के उनसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे,
और सारे 6 फ्लोरीन्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन आए? 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे इसके पास, अब 6 फ्लोरीन मिल गए तो 6 कितने हो 12। अब सल्फर के पास जो हो गए इलेक्ट्रॉन टोटल 12 हो गए, 8 नहीं हुए, तो ऑक्टेट रूल से ज़्यादा हुए। ये भी ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है। और इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट थे, ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हुए। और इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड या हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल वो कंपाउंड भी कहते हैं इनको। नेक्स्ट है इसमें है हमारा फॉर्मल चार्ज। इसको अच्छी तरह से देखेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी अपना आता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज एक्चुअली फॉर्मल चार्ज वास्तव में है क्या, उसकी अगर डेफिनेशन देखे जाए तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन और किसी कंपाउंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस समय उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इनका दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज फॉर्मल चार्ज। यानी अगर इसका फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लिखें सीधा सीधा तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस L माइनस हाफ एस। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। V का मतलब हो गया नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट या गैसीय स्टेट, फ्री स्टेट या गैसीय स्टेट, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। L क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब हमारा कंपाउंड बन गया तो कंपाउंड के अंदर जो हमारा एलिमेंट है उस एलिमेंट के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिन इलेक्ट्रॉन ने कहीं शेयरिंग नहीं की वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस हाफ इंटू एस। एस का मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉनों ने भाग ले, कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के पास है। इसको फॉर्मूले के हिसाब से हम निकालेंगे तो फॉर्मल चार्ज निकलता है। जैसे हम ओजोन की बात करते हैं, O3, O3 के अंदर क्या 3 ऑक्सीजन है हमारे, एक इसको ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2 और ऑक्सीजन नंबर 3। अब इसमें हुआ क्या, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 और 6। इसके पास भी 6 थे, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है या इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया, इसने क्या, अब इसके पास जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की तो इसके पास तो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग नहीं करेगा, ये इसको डोनेट करेगा। यहाँ पर क्या बनता है, इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनता, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनता। ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है पूरी तरह से, इलेक्ट्रॉन इसको पूरी तरह से दे रहा है, शेयरिंग नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो अब इसमें अगर हम फॉर्मल चार्ज की बात करें तो ऑक्सीजन नंबर 1 पर फॉर्मल चार्ज क्या होगा, तो ऑक्सीजन नंबर 1 की करते हैं O1, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट में या फ्री स्टेट में, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 होते हैं पता है, तो 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग में भाग नहीं लिया, तो 1 2 3 4, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4, इससे 2 कट गया, तो 6 माइनस 4 माइनस 2, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस ऑक्सीजन नंबर 1 पर फॉर्मल चार्ज 0 होगा, इस पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, ठीक है। ऐसे सेकंड की बात करते हैं O2 की, तो
तो O2 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है, सब में बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस। अब इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, केवल 2 इलेक्ट्रॉन कैसे बचे, इनने कहीं भी पेयरिंग में भाग नहीं लिया। तो 6 माइनस 2 माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6, ये करो 6 माइनस 2 माइनस 3, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। यानी इस ऑक्सीजन नंबर 2 के पास फॉर्मल चार्ज बने, यहाँ दिखाई भी दे रहा है फॉर्मल चार्ज बने, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेट किया है यहाँ पर, ठीक है। अब ऑक्सीजन नंबर 3 की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन नंबर 3 की बात करेंगे तो इसमें O3, इधर देख लें O3 पर, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और 5 6, नहीं इन इलेक्ट्रॉनों ने तो भाग लिया है, इनको लेकर के नीचे बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 केवल, माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि इसके पास भी कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, 0 है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं फॉर्मल चार्ज को कि उसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉनों ने पेयरिंग में भाग नहीं लिया वो इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इस तरह से हम किसी का भी फॉर्मल चार्ज ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो इस वीक के हमारे नोट्स थे वो कंप्लीट हो गया, उसका इसका सेकंड पार्ट अगले वीडियो में देखें।